डेली जो पीओ प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है आपके लिए, उसमें विशेष स्वागत है। मित्रों, हम लोग अब जो है एक पथवी में चल रहे हैं और देखिए एग्ज़ाम के टलने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है उसका प्रकोप बढ़ ही रहा है और आप देख रहे हैं कि सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है अब हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग तत्काल अपना टॉपिक वाइज भी रिवीजन करें। तो टॉपिक वाइज अगर डिस्कस करना है तो जो पीसीएस प्रीलिम्स का हमारा जो चल रहा है करंट सुबह 7 बजे, आप उससे भी जुड़ सकते हैं और ये आपका कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सीरीज चल ही रहा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं और ये तो आपकी श्रृंखला चल ही रही है। तो आइए हम लोग इस आज के प्रश्नों पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन है आपके लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारे प्रश्नों का कलेक्शन। तो जब देखा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम निकटवर्ती आपका होगा तो उसमें करंट की क्लास आपकी होगी, पीडीएफ फाइल में नहीं, डायरेक्ट आप क्लास हम ले लेंगे कि जिससे आप बेहतर कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है स्वस्थ होंगे और घर पे जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चले आइए देखते हैं। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तमिल कवियों का संघ या मंडल, तमिल राजाओं के दरबारी कवि, तमिल बस्ती, महापाषाण कब्रें क्या थी? तो जो तमिल कवियों का संघ हुआ करता था दक्षिण भारत में, इन्हें जो है संगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संगम कहा जाता था। संगम का तात्पर्य होता है कवियों की गोष्ठी। इसका मतलब क्या था? कवियों की गोष्ठी, जिसे दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता था। इस साहित्य से हमको जो है 3 महत्वपूर्ण राज्य की जानकारी हम लोगों को मिलती है, एक चोल, चेर और पांड। तो ये संगम जो साहित्य है, आप देखते हैं चोल, चेर, पांड, त्रिकोणी जो युद्ध है वह त्रिकूट संघर्ष है, ये इसका जिक्र आपको जो है प्राचीन इतिहास में खूब मिलता है। इसमें जो कुछ प्रमुख संगम हुए इन कवियों के माध्यम से, इनसे प्रथम संगम जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है अगस्त्य ऋषि ने किया था और ये कहाँ पर हुआ था? मदुरै में हुआ था। किसके समय में हुआ था? ये पांड्य शासकों के संरक्षक में हुआ था। द्वितीय जो संगम हुआ वो तुल्लका रिपियर जो इसके अध्यक्ष थे, और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कपाटपुरम में, और इसके जो संरक्षक रहे वो भी पांड्य शासक रहे। तृतीय जो संगीति हुई जिसके अध्यक्ष जो है नकीरर रहे हैं, तो ये भी पांड्य शासकों के ही समय में हुआ। ये कहाँ पर हुआ था? उत्तरी मदुरै में। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, फाहियान ने। तो देखिए, भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग का डेवलपमेंट है वह कनिष्क के समय में होता है। कनिष्क, जिसका आप जानते हैं कि यह कनिष्क 78 ईसा पूर्व में जिसका राज्याभिषेक होता है, और कनिष्क ने चीन के सेनापति जो पान चाओ को परास्त किया था, जिसमें यारकंद, कास्कर, खितान जो है इस क्षेत्र को उसने जीता था। उसका साम्राज्य जो है वह गंगा, सिंधु, आक्सस की घाटियों तक विस्तृत था। इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो है कौन सा ऐसा भी शासक रहा है जिसका साम्राज्य विदेश तक रहा है, तो वो जो है कनिष्क का ही नाम आता है। और इसकी 2 राजधानियाँ थी, जिसमें आप जानते हैं कि पुरुषपुर जो कि वर्तमान में पेशावर है, और दूसरा कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर हुआ था। तब कनिष्क के माना जाता है कि कश्मीर को बसाने का जो श्रेय है मूल रूप से कनिष्क को ही जाता है। इसके रोमन साम्राज्य से उस समय महत्वपूर्ण संबंध हुआ करते थे, और इसीलिए जो है रोमन साम्राज्य से व्यापार डेवलप करने के लिए इसने सिल्क मार्ग पर अधिकार जो है प्राप्त किया, उसको भी अपने कब्जे में लिया कि जिससे आसानी से सुविधाजनक व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? विजयनगर राजाओं ने, बहमनी सुल्तानों ने, चंदेल राजाओं ने, गुप्त राजाओं ने। तो आप जानते हैं कि जो खजुराहो के मंदिर हैं
जो कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित हैं और ये नागर शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो कि 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के दौर में इनका निर्माण हुआ, जिसमें प्रमुख मंदिर अब जैसे कंदरिया महादेव है, 64 योगिनी है, चित्रगुप्त है, दुल्हा देव है, चतुर्भुज है, मंगतेश्वर, ये प्रमुख मंदिर जो है चंदेल शासकों के द्वारा, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। तो जो यह भारत का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। ठीक, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, किसने किया था? वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद शुरू किया था। तो ये देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो प्रसिद्ध शासक है फिरोज शाह, जो कि कृषि सुधारों के लिए भी जाना जाता है, और इसने जो है अपने समय में एक अनुवाद विभाग की स्थापना किया, और जिसमें जो विभिन्न हिंदू धर्म के जो ग्रंथ होते थे उनका फारसी में अनुवाद करने का काम यहीं से शुरू होता है। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? इलाही, जलाली, शहंशाह, अशरफी, कौन सी थी बताइए? तो अकबर के शासनकाल में जो सबसे बड़ी मुद्रा थी वह थी शहंशाह। तो मुगलकालीन मुद्राओं का जो एक व्यवस्थित और व्यापक आधार आपको देखने को मिलता है वो अकबर के समय में मिलता है, और उसने 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल बनवाया था, और उसका प्रधान जो टकसाल का नियुक्त किया उसे ख्वाजा अब्दुल समद को बनाया था। और अकबर ने अपने शासन के प्रारंभ में मुहर नामक एक सोने का सिक्का भी चलाया था, और मुगल काल का सबसे अधिक प्रचलित सिक्का भी रहा था। इसमें जो है शहंशाह, जो कि सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली। इनकी में से कौन उनमें से एक नहीं है? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज, इक्वालिटी जनता। तो चलिए बताइए। देखिए, बहिष्कृत समाज उनकी जो है पत्रिका नहीं है। तो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकाली थी। एक मूक नायक, दूसरा था बहिष्कृत भारत, और तीसरा इक्वालिटी जनता। बहिष्कृत समाज बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर की पत्रिका नहीं थी। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? 26 जनवरी 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 31 दिसंबर 1947 को, 30 जून 1948 को। तो कब दिया था भाई ब्रिटिश सरकार ने? तो ब्रिटिश सरकार के एक जो है, जो उसमें प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट इटली, उन्होंने 20 जनवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 2048 के पहले ही भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। यानी जो ब्रिटिश सरकार की जो सत्ता है वह भारत को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इटली ने ही बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया था, और 22 मार्च 1947 को भारत आकर शीघ्र हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी थी। ये जून 1948 घोषित किया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि जैसा कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत आज़ाद हुआ। गांधी के निम्नलिखित आंदोलन को प्रारंभ से ही क्रम व्यवस्थित। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कमीशन में बार बार आता रहा है और हम लोग बार बार गलतियां करते हैं। तो देखिए, जो आंदोलन का क्रम है इनका बहुत ज़रूरी है कि आपको याद रहना चाहिए। तो सबसे पहला जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह रहा है वह जो है चंपारण में रहा है, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर को लेकर के रहा, फिर खेड़ा सत्याग्रह रहा उसी समय में, फिर जो है असहयोग आंदोलन शुरू होता है, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो ये महात्मा गांधी के जो प्रमुख आंदोलन हैं इनका क्रम जो है बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, चंपारण जो कि 1917 में हुआ,
अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन है ये फरवरी मार्च 1918 में हुआ है, और खेड़ा जो सत्याग्रह है वो 22 मार्च 1918 को हुआ है। और अशोक आंदोलन जो कि आप जानते हैं कि 2 वर्ष चला, यानी 20 से 22 तक। बाद में 2022 में जब चौरी चौरा कांड हो जाता है तो अशोक आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। इसमें क्रम क्या होगा, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर अशोक आंदोलन। तो पहले ही विकल्प में हम लोगों का आंसर मिल गया, इसलिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स फार्म, दांडी आश्रम। तो देखिए जो अहमदाबाद का जो महात्मा गांधी का आश्रम है, साबरमती तट पर साबरमती आश्रम, तो इसका जो मूल नाम था वो था दांडी आश्रम। क्या नाम था? दांडी आश्रम। क्लियर? एक मिनट। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स फार्म, दांडी आश्रम। सॉरी, माफ करें, ये सत्याग्रह आश्रम होगा। इसका आंसर है सत्याग्रह आश्रम। ठीक, फिर से सुनिएगा ध्यान से। इस साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्र संघर्ष संग्राम में थी। अलगाववादी, चरमपंथी, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, कैसी भूमिका रही? तो देखिए, जब मोहम्मद अली जिन्ना का जो दौर है 1906 से 1920 का, इसमें जो है ये राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष के रूप में इनकी तस्वीर जो है सामने आती है। ये तो बाद में जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन जब होता है, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मत का जो है गतिरोध होता है, तो वहाँ पर इस विभाजन के बाद की जो स्थिति बनती है धीरे धीरे, तब जिन्ना का जो व्यू है वो बदलता है। लेकिन जो 1906 और 20 का जो दौर है, इसमें जिन्ना एक राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष के रूप में देश में, उसमें आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जो है मिल के बेहतरीन ढंग से काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? जमींदार से, पूर्व राजा से, उद्योगपति से, नील उत्पादक से। तो इसमें देखिए जो भारत में उसमें जो आज़ाद भारत के पहले के जो दौर है, उसमें 562 राजवंश हुआ करते थे, और भारत में उन पूर्व राज्यों के राजवंश थे जिन्होंने नव स्वतंत्र भारत में अपनी रियासतों की संधि द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया, और बाद में अपने राज्यों को भारत गणराज्य में क्या कर दिया? विलीन कर दिया। इसमें आपने देखा था कि जैसे कि जूनागढ़, अहमदाबाद और जो जम्मू कश्मीर रियासतें हैं, ये उस समय शामिल नहीं हुई, बाद में शामिल होती हैं। तो इसका जो आंसर है आपका है वो पूर्व राजा है। प्रिवी पर्स का मतलब होता है पूर्व राजा। ठीक है। आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, R.C. दत्ता। तो इसके क्वेश्चन पर मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो दादा भाई नौरोजी 1878 में जब इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत दिया था, और बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार भारत के धन को धीरे धीरे क्या कर रही है? अपने देश ले जा रही है। M.K. गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन थी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंदू स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, की टू द हेल्प। तो महात्मा गांधी की जो प्रथम पुस्तक है जो उनके द्वारा लिखी गई थी, उनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो महात्मा गांधी की एक आत्मकथा है। दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा, दरमा
एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है सिनला, ऊंटा, जातिया, रामल। तो इसका देखिए जो उत्तराखंड में स्थित है ये दरमा और ब्यास घाटियों के बीच में जुड़ने वाला यह कौन सा है? सिनला। कौन सा दर्रा है ये? सिनला दर्रा है जो दरमा और ब्यास के मध्य में स्थित है। तो यह दर्रा हिमालय दर्रे से संबंधित है। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है जलकुर नदी का, भिलंगना नदी का, पीलंगंगा नदी का, बालगंगा नदी का। तो खतलिंग हिमनद, चलिए तो ये हिमनद जो है भिलंगना जो नदी है, भागीरथी और भिलंगना का जो संगम होता है जहाँ पर आपका टिहरी डैम निर्मित है, तो ये भिलंगना नदी जो है इस से निकली है। किससे निकली है? कहाँ से बताइए? खतलिंग हिमनद से इसका उद्गम हुआ है। हिमालय की मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है लघु हिमालय एवं वाय हिमालय को, दून घाटी एवं शिवालिक श्रेणियों को, महान हिमालय, हिमालय पार क्षेत्र को, महान हिमालय एवं लघु हिमालय को। तो इसमें जगह जो हिमालय के मुख्य सीमा और भ्रंश, ठीक, तो हिमालय के मुख्य सीमा जो भ्रंश महान हिमालय को अलग करने वाला क्षेत्र है वह है महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? जो म्यांमार से सीमा लगने वाले राज्य हैं उनका क्रम बताइए। चलिए क्लास में खूब डिस्कस किए हम, जो हमारे विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़े हुए हैं खूब डिस्कस किया गया है। बताइए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट करिएगा कौन सा आंसर होगा। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो देखिए इसका जो क्रम है, अरुणाचल प्रदेश उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद कौन सा राज्य है? नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो हम लोग का कौन सा विकल्प सही हो गया? पहला ही विकल्प सही हो गया। एक तो ये जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं इनका जिक्र हमने कल भी किया था और आज भी पुनः कर देता हूँ। जो पड़ोसी देश जैसे कि आपका बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये देश हैं जिनसे स्थलीय सीमा जुड़ती है। और मालदीव, इंडोनेशिया, और इधर जो थाईलैंड का क्षेत्र है, ये सभी हमसे जलीय सीमा से जुड़े। श्रीलंका है, जलीय सीमा से जुड़ने वाले देश हैं। लिखित पर्वत शिखरों में कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है। कामेट, बंदरपुंछ, दूनागिरी, नंगा पर्वत। चलिए, तो जिन लोगों ने मैपिंग को अच्छे से समझा है बहुत आसानी से आंसर दे लेंगे। आपको रटना नहीं है, इसमें मैपिंग करना है। तो इसमें देखिए नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, बृहद हिमालय का पार्ट है, ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर है। बाकी सब जो है आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? अब हम लोगों को विचार करना है कि निम्नलिखित इसमें क्या गलत है। गोदावरी को दक्षिण भारत में पद्मा कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। बताइए। देखिए दक्षिण जो गोदावरी है उसे दक्षिण भारत में पद्मा नहीं कहते हम लोग, उसे क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। तो ये पहला विकल्प आपका गलत है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम लोग बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दक्षिण भारत की गंगा, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा ये दोनों अलग हैं। तो दक्षिण की गंगा हम लोग गोदावरी को कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा हम लोग कावेरी को कहते हैं।
ये दोनों में अंतर कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको। निम्नलिखित नगरों में से कौन राजस्थान में भूमि रक्षण के लिए उत्तरदायी है? गंगा नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, आगरा नहर। कौन सी नहर है? तो ये इंदिरा नहर है जो भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहाँ की मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा क्षेत्र है ये? मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक। निम्नलिखित देशों में किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? भारत के पास, रूस के पास, सूरीनाम के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो आप लोग खूब पढ़े होंगे, रटे होंगे, बॉक्साइट का संचित भंडार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के पास है और उत्पादन भी सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ही करता है। तो गिनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील जो है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थिति में विद्यमान है। हालांकि गिनी जो है विकल्प में है नहीं। ठीक। लेकिन गिनी की स्थिति जो है ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है। यह है कि ऑस्ट्रेलिया से में बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पे है। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस एक का औसत समुद्र तल मापा जाता है? ये पीसीएस में एक बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए। पीसीएस 2016 या 17 में पूछा गया है। भारत के निम्नलिखित तटों में से किस औसत समुद्र तल को मापा जाता है? मुंबई से, चेन्नई से, कोचीन से, विशाखापट्टनम से। तो ये चेन्नई के तट से हम लोग भारत के औसतन समुद्र जो गहराई है उसको मापते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मध्य प्रदेश है। निम्नलिखित युग्मों देश राजधानी में कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, ट्यूनीशिया की ट्यूनस, अल्जीरिया का अल्जियर्स, मोरक्को का मार्कस। बताइए कौन बताएगा? मराकेश। देखिए, मोरक्को की राजधानी इसमें क्या है? रब्बात। मोरक्को की राजधानी इसमें क्या है? रब्बात। ठीक, बाकी सब सही है। उनके देशों में किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? 1000 झीलों का देश बताइए। स्वीडन, कनाडा, पोलैंड, फिनलैंड। कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो फिनलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनलैंड को हम लोग बोलते हैं हजारों झीलों का देश। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है? जायरे, अमेजन, नील, नाइजर। तो जायरे या कांगो जिसे हम बोलते हैं, यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और दक्षिण अफ्रीका में स्थित लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि शीतलक यंत्रों से निकलती है। किससे निकलती है? शीतलक यंत्र, यानी जो ठंडा करने वाले, जैसे एसी है, फ्रिज है, इन सब से निकलने वाली है गैस, जिसमें कि क्लोरीन पाई जाती है और ये क्लोरीन ओजोन के परत को क्षरित कर देती है और ओजोन का जो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड उसको तोड़ने में मदद करती है। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड तो श्योर है, आप जान रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सबसे जिम्मेदार गैस है। इसके बाद है नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है तेल शोधन कारखानों का, जो कल कारखाने हैं जिसे इंडस्ट्री हैं जिसमें डीजल वाहन या फिर कोयले का जो है दहन किया जाता है, जितने तापी संयंत्र हैं भारत में जिसमें कोयले का दहन किया जाता है, भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं और ये जो है क्या करते हैं? अम्लीय वर्षा के लिए सबसे जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं।
दिए गए विकल्प कूट दिए गए हैं और आपको चूज करना है, इनका मिलान करना है। एक तरफ वनस्पति है और दूसरी तरफ ये वनस्पति का क्षेत्र है। चलिए, बहुत ही महीनी सवाल है, बहुत नज़दीकी मामले का सवाल है, बहुत ही थोड़ा सा रटने अगर विशेष जानकारी का सवाल है। चलिए क्लियर करिए, बताइए मिलान करना है, कैसे करा जाए। तो मेगाथर्म जो है ये कहाँ की वनस्पति है? तो देखिए मेगाथर्म जो हम लोग को मिलती है उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। कहाँ पर मिलती है ये? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। तो एक का 3 केवल एक ही विकल्प में है, अर्थात आंसर सी तो मिल गया। अब आगे बढ़ चलें? नहीं, चलिए सबको मिला लेते हैं। अब देखिए जो मेसोथर्म है यह हम लोगों को मिलता है शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश में, और जो माइक्रोथर्म है ये मिलता है भूमध्यरेखीय प्रदेश में, और जो हेकिस्थर्म है ये सब मिलता है टुंड्रा प्रदेश में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्न देशों में से कौन पशु चारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मतलब कहाँ पर पशु चारण सबसे ज़्यादा? देखिए पशु चारण दुनिया में वही संभव है जहाँ पर मुलायम घास का मैदान है, और मुलायम घास के मैदान का मतलब है जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास हो। जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास में स्टेपी है, जैसे प्रेरीज है, पंपास है, डाउन्स है ना। ये जो घासें दुनिया में पाई जाती हैं ये मुलायम घास का मैदान है। और देखिए आप इसमें जो देश दिए गए हैं, इन देशों में अर्जेंटीना ही एकमात्र देश है जहाँ पर मुलायम घास पंपास पाई जाती है, सॉफ्ट। और पशुपालन के लिए, पशुचारण के लिए अर्जेंटीना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक, तो यहाँ पशुपालन व्यापक स्तर पर होता है, मीट प्रोडक्शन के लिए प्लस मिल्क प्रोडक्शन, दोनों प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर होता है अर्जेंटीना में। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? अर्जेंटीना। बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई थी, ये किससे संबंधित है? बहुत पुराना क्वेश्चन है। चलिए, किससे संबंधित है ये? प्राकृतिक गैस से, सौर ऊर्जा से, सड़क निर्माण से, रेलवे लाइन से। तो देखिए ये जो परियोजना है तुर्कमेनिस्तान की गैस के समृद्ध क्षेत्र से अफगानिस्तान, पाकिस्तान होती है भारत तक पहुंचाने का एक परियोजना है। तो इसमें जो है आपके जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति, इस परियोजना में मीटिंग करने उसमें 2015 में गए थे। ठीक, तो इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत पाइपलाइन परियोजना संरचना TAP इसका नाम दिया गया था। और इसका निर्माण जो है एशियाई विकास बैंक के सहयोग से हो रहा है। तो ये किस गैस से संबंधित है? ये प्राकृतिक गैस से। इनके देशों में किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो सबको मालूम है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। फिर इसके बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा हमारे चीन के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है। इसमें दी गई विकल्प रिकॉर्डिंग फिर नेपाल की है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? मिजोरम की, गोवा की, हिमाचल प्रदेश की, त्रिपुरा की। तो देखिए दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग जो उनका आंसर है वो मिजोरम है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है सन 2000 में आया था, इंडियन पॉपुलेशन पॉलिसी। और भारत इसमें 15 जनवरी 2000 को ये नीति की घोषित की गई, और इस नीति के क्रियान्वयन के लिए 11 मई सन 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का भी गठन किया गया था। और देश में 1976 में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी, लेकिन जो कि आपके विकल्प में नहीं है। पहली बार जो है जनसंख्या नीति की घोषणा जो है कब की गई थी? 1976 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत ईजी सवाल है, अभी करंट अफेयर में भी आपने हमारे लेक्चर में देखा होगा। ये हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था?
पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल, ली, क्लार्क, रेवेंस्टीन, जेलिंस्की। तो देखिए ये जो पलायन की गतिशीलता संक्रमण का जो मॉडल है ये जेलिंस्की ने प्रतिपादित किया था, जबकि क्लार्क ने जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। ठीक, तो ये कौन सा सब आंसर हो गया? जेलिंस्की। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? कर्नाटक का, केरल का, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का। तो हम लोग जानते हैं केरल की साक्षरता और केरल का लिंगानुपात दोनों जो है नंबर 1 रहा है। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक स्वैच्छिक संघ का, एक परिसंघ का, राज्यों के एक समूह का, एक संघ का। तो देखिए भारत का संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपत्ति संपन्न समाजवादी पंथनिष्ठ लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु, या पहला संविधान जैसे पहला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद पहले में ही जिक्र है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो हमारा कैसा समूह है? ठीक, तो हमारा राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? बहुत ईजी सवाल है कि हम लोग जानते हैं कि नागरिकता का जो उल्लेख है और ये भाग 5 में है, जबकि किसमें है? भाग 5 में 2 में है। हमने तो आंसर दे दिया, बताइए, आप बताइएगा भाई। भाग 1 में राज्यों का संघ है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है ना, और जबकि भाग 5 में क्या है अब आप बताएंगे। ठीक, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? चलिए कमेंट करिए, कौन करता है? आंसर दीजिए। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। आंसर दीजिए, कमेंट करिएगा। तो ये जो है कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग ये प्रावधान है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे, जो कि विभिन्न क्षेत्रों से होंगे, साहित्य से, विज्ञान से, कला एवं समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं राज्यों को, केंद्र को, और बी दोनों को, और प्रयुक्त में से किसी को नहीं, विवाद में छोड़ दिया गया। क्या ऐसा है? नहीं भाई, जितनी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को प्राप्त हैं। संविधान का अनुच्छेद जो 248 है वह अवशिष्ट विधायी शक्तियों को संघीय संसद को सौंपता है, जिसमें जिक्र है ठीक कि वो जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी जिसका वर्णन नहीं है वो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा मजबूत बनाया गया है। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था 1971 में, 1967 में, 1972 में, 1968 में। तो देखिए जो पहला लोकपाल बिल है यह भारत में 1968 में आया था। ठीक, कब आया था? 1968 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह कौन सा सिद्धांत है? शक्तियों के विभाजन पर, अंकुश एवं संतुलन पर, विधायी एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, न्यायपालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो किस सिद्धांत पर काम करता है? ये जो है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कार्यपालिका का गठन है वह विधायिका के निर्वाचन के द्वारा ही होता है। हमारे यहाँ क्या है कि विधायिका का निर्वाचन हो जाता है और जो निचला सदन है लोकसभा के निर्वाचन के बाद आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री को उसमें से चुना जाता है और फिर जो कार्यपालिका है उसका गठन प्रधानमंत्री की नियुक्ति और शपथ के साथ ही हो जाता है। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है बैठक के 1 घंटे में
बैठक के अंतिम घंटे में, दोपहर 12 बजे, किसी भी समय। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी समय जो शुरू हो जाएगा, तो दोपहर 12 बजे से 1 घंटे के लिए ये शून्यकाल माना जाता है। शून्यकाल आज प्रश्नकाल भी है, जिसमें संसद जो सदस्य हैं वो बिना पूर्व सूचना के कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं इस शून्यकाल के दौर में। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा घुमा फिरा के आता ही रहता है। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है नहीं है, जबकि तीनों राज्यों में। तो देखिए कहाँ कहाँ पर उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक में है और आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है ना। यहाँ पर क्या है, 20 सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में। तो देखिए जो जनहित याचिका है, इसका जो प्रादुर्भाव है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू होता है, लेकिन भारत में भी इसके जो जन्मदाता के तौर पर माने जाते हैं आविष्कार, भारत में जिनको श्रेय दिया जाता है वो भारत के पूर्व जस्टिस PN भगवती, जाने माने भारत के न्यायाधीश रहे हैं PN भगवती, जिन्होंने अपने यहाँ जनहित याचिका यानी PIL की शुरुआत की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संसद, वरिष्ठ। अब देखिए जब निर्वाचन जो है निर्वाचन आयोग कर रहा है, तो निर्वाचन आयोग अगर कोई विवाद हो तो कैसे समाधान करेगा? तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है जो इसके संबंधी विवाद संबंधी का निपटारा कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 71 के रिगार्डिंग। किस अनुच्छेद के रिगार्डिंग? अनुच्छेद 71 के रिगार्डिंग। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? 5वें, 9वें, 42वें, 40वें। तो देखिए शिक्षा जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह सुधार किया गया कि शिक्षा पहले जो है राज्य सूची का विषय होता था, लेकिन अब जो है इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को जो है इसमें काम करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, लिखित युग्मों में राज्य के निर्धारण की तिथि कौन सा सुमेलित है? हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, मिजोरम 25 जून 1986 को, तेलंगाना 15 अगस्त 2014 को, छत्तीसगढ़ 20 नवंबर सन 2000 को। तो इसमें देखिए जो आंसर है आपका वह है हरियाणा और 1966 का, यह आपके क्या है, सुमेलित है। ठीक, तेलंगाना आप जान रहे हैं कि 1 जून 2014 को गठित हुआ है, जबकि गलत है। छत्तीसगढ़ उसी नवंबर में ही है लेकिन तिथि गलत है। ठीक, बजट का मुख्य उद्देश्य होता है जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना और उपयुक्त सभी। तब जो बजट का मुख्य कार्य है वह क्या है, उपयुक्त सभी है। जवाबदेही भी सुनिश्चित करना होता है, प्रबंधन के साथ साधन के रूप में कार्य भी करना होता है, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना भी होता है, उपयुक्त सभी। भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? हालांकि ये बदलने वाली प्रक्रिया है, अभी आप देख लीजिएगा। रघुराम राजन, अरुण जेटली, अरविंद पनगड़िया, राहुल गांधी। तो ये जो है अरविंद पनगड़िया के दौर का है क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्य में कौन सा भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए दालों का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो मध्य प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन करता है, महाराष्ट्र जो है दलहन में अरहर का उत्पादन सबसे ज़्यादा करती है, जबकि राजस्थान जो है सरसों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो महाराष्ट्र जो है, चलिए आगे बढ़ा जाए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, डॉक्टर विलियम गांधी को। तो देखिए भारत में जो श्वेत क्रांति जो कि दूध से संबंधित है, भारत के जाने माने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने डेयरी
की शुरुआत की थी 1973 ईस्वी में गुजरात में। कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की थी और यहीं से डेयरी उद्योग की शुरुआत होती है। और भारत में इस इंडस्ट्री से, क्योंकि कृषकों को तत्कालिक लाभ तुरंत लाभ मिलने लगा और तेज़ी से भारत में क्या हुआ, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जबकि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है, जिसे हम लोग हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में जानते हैं, जबकि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत में चुनावों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है। बिक्री कर, सीमा शुल्क, भू राजस्व, स्थानीय मिले पकर। तो देखिए इसमें स्थानीय मिले पकर जो है, बिक्री कर और सीमा शुल्क केंद्र सरकार के खाते में जाता है, जबकि भू राजस्व जो है लैंड रेवेन्यू या कृषि पर जो कर है वो राज्य के मामला है, जबकि स्थानीय मिलों पर जो कर है वह पंचायत, जिस ग्राम पंचायत में वो पंचायत चाहे तो ये कर लगा सकती है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है, बजट घाटा कम होता है, केवल आयात होता है, विदेशी व्यापार नहीं होता है। देखिए क्लोज इकोनॉमी जो होती हैं इसमें उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निर्यात और आयात दोनों बंद होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के विदेश व्यापार इसमें ऐसा है जिसमें आयात और निर्यात नहीं होता है। सुपर 301 क्या है। आधुनिक कंप्यूटर है, चावल की एक किस्म है, कीटनाशक है, अमेरिका व्यापार कानून है। तो यह क्या है, यह जो है अमेरिकी व्यापार कानून है। इसके तहत उच्च आयातों पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करता है। अमेरिकी व्यापार कानून एक धारा है जो अपने उच्च आयातों पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान करता है, यानी वो चाहे तो क्या है, एक व्यापारिक कानून है जो अमेरिका को मनचाहा उच्च सीमा शुल्क बढ़ाने की शक्ति देता है। इसी शक्ति के तहत अमेरिका और चीन के बीच गतिरोध हुआ। अमेरिका ने 25% बढ़ाया तो चीन ने भी बढ़ाया, बाद में ऐसा बढ़ाया कि फिर अमेरिका धड़ाम हो गया, कोरोना वायरस दे दिया, है ना। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। आवाज से, संवेग से, ऊर्जा से, पदार्थ से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण किस सिद्धांत से संबंधित है। आवेश से, संवेग से, ऊर्जा से, पदार्थ से। तो ये ऊर्जा से संबंधित है, जो कहता है कि किसी विषय के दी जाने वाली ऊष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। पहला निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, और जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, और दूसरा बाह्य कार्य करने में। पार्शिक किसका मात्रक है। दूरी का, समय का, ऊर्जा का, तापक्रम का। तो पार्शिक जो है दूरी की सबसे लंबी इकाई है, प्रकाश वर्ष से भी लंबी इकाई है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आप जानते हैं कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है, और जबकि एक पार्शिक बराबर 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। रेत के द्वारा, पानी द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, लकड़ी का बुरादा। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल जनित आग को बुझाने में। फल पकाने का हार्मोन है इथाइलिन, ऑक्सिन, काइनेटिन, ये सभी। तो बताइए जो फल पकाने का जो हार्मोन है वह है इथाइलिन। इथाइलिन का जो है आप देखते हैं कि बाहर से भी लोग प्रयोग कर देते हैं, इससे फल आसानी से पक के तैयार हो जाते हैं। सूरजमुखी के पौधों के बीज में होता है क्षारोद यानी अल्केलाइड्स, तेल, डाइज, क्रिस्टल। क्या होता है, ये होता है आयल, इसलिए तो हम लोग ये तिलहन फसल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अनुवांशिकी में निम्न से कौन प्रभावी है। रंजकहीनता, RH फैक्टर, रंगादि, अति रक्तस्राव। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो अनुवांशिक रूप से आगे जा सकता है। तो इसमें देखिए जो हीमोफीलिया है जिसे बोलते हैं हम लोग अति रक्तस्राव, यह एक अनुवांशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
जा सकती है। जब प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है इंटरफेरॉन, इंसुलिन, HGH-TSA, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये है इंटरफेरॉन। क्या है? इंटरफेरॉन, जिसका प्रयोग करते हैं। मनुष्य के फेफड़े में कितने भाग या खंड पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। चलिए बताइए। तो देखिए, मनुष्य के फेफड़े में कुल हिस्से जो है 5 होते हैं। तो हम लोग के चेस्ट में 2 फुफ्फुस फेफड़े होते हैं, दायां और बायां। दायां फेफड़ा बाएं से 1 इंच छोटा होता है, जबकि अधिक चौड़ा होता है। दाएं फेफड़े का औसत भार 33 औंस होता है, और जबकि बाएं का 19 औंस होता है। फेफड़े चिकने और कोमल होते हैं। इनके भीतर अत्यंत सूक्ष्म अनंत का कोष्ठ होते हैं। इन कोष्ठों में वायु भारी होता है। मनुष्य के फेफड़े में कुल 5 खंड, दाएं में 3 और बाएं में 2 खंड होते हैं। तो कुल कितने खंड होते हैं? 5। पक्षी को अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। कबूतर, तोता, गिद्ध, गौरैया, कौन हिला सकता है? तो देखिए, इसमें ऊपरी जबड़ा जो है सिर्फ तोता हिलाता है। जैसे हम लोग जब अपना मुंह चलाते हैं तो कौन सा जबड़ा हिलता है? ऊपर का कि नीचे का? नीचे का। और पशुओं को भी देखते, सभी पक्षियों का। लेकिन तोता कैसा है? जो ऊपर का भी जबड़ा हिला सकता है। इनमें से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन्स। चलिए बताइए। देखिए, एंटीबॉडी जो है ये क्या करता है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फफूंदी द्वारा, फीता कृमि द्वारा। देखिए, जो एक स्वाइन फ्लू है वह कोरोना वायरस जैसे फैलता है। कोरोना क्या है? वायरस है। ठीक, ये भी एक वायरस ही है, H1N1। प्रोटीन का मुख्य तत्व हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। बताइए। प्रोटीन का जो मुख्य तत्व है वो कौन है? कार्बन है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता था? एम्बेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर, प्रोसेसर। तो जो पहला इंजन था उसे हम लोग एनालिटिकल इंजन के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नॉन वोलाइटल स्मृति का उदाहरण है? कैच मेमोरी, रैम, रोम, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है रोम है, जो नॉन वोलाइटिकल है। रोम में मेमोरी सेव की जा सकती है। यह एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे कंप्यूटर मदरबोर्ड या कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसमें डाटा को संग्रहित किया जाता है। ठीक, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति क्या है? मॉडेम के द्वारा, पैकेट के द्वारा, कीबोर्ड द्वारा, किसमें से? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में किसके माध्यम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं? ये मॉडेम के द्वारा संभव है। निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो ये है सुपर कंप्यूटर, जो अति शक्तिशाली होते हैं दुनिया में, जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर का, DBMS का। तो इसके लिए हम लोग जो है DBMS का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? DBMS का प्रयोग करते हैं। पेंटियम शब्द संबंधित है DVD से, हार्ड डिस्क से, माइक्रो प्रोसेसर से, माउस से। किससे संबंधित है? तो ये जो है माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र गति से होता है? कंप्रेशन, फ्रैगमेंटेशन, इनकैप्सुलेशन। इनमें से कोई नहीं। तो ये है क्या? कंप्रेशन। ALU का तात्पर्य क्या है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल या लॉजिक यूनिट। तो क्या दिया है इसमें? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट दिया है आपका, लॉजिक यूनिट। ठीक, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दिया आपका विकल्प D में। ये आपका D हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, पेन, फाइल, लाइट पेन, कीबोर्ड, वीडियो। तो ये देखो, वीडियो जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है।
कंप्यूटर किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो ये जो है किस में हुआ था? दूसरी पीढ़ी में। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा? गैमेक्सिन, डीडीटी, बीएचसी, डीएमटी? बताइए। तो ये हम लोग डीडीटी का छिड़काव कम कर दिया है, डाइक्लोरो डाइफनी। तो ये जो है क्या होने लगा कि जीवों में इसका संरक्षण होने लगा, सांद्रण होने लगा, और इसे हालांकि हम लोग मच्छर को मारने के लिए इसका प्रयोग करते थे, लेकिन ये इसका प्रभाव अन्य जीवों पर सबसे ज़्यादा पड़ने लगा। इनके में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र का, बेहतर आवास क्षेत्र, बेहतर सामाजिक सुविधाओं वाला क्षेत्र, नित्य प्रति आवासीय यात्री क्षेत्र? तो इसे हम लोग किसे बोलते हैं? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? नगर का हृदय क्षेत्र। पारितंत्र, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? टेलर, क्लार्क, ट्रांसले, लिंगडेन? किसके द्वारा? बताइएगा। इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग तो एजी टांसले ने सन 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया था। इकोसिस्टम क्या कहते हैं? उनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवी समुदाय और जीवों के उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवी वातावरण में पारस्परिक संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। बायोडाइवर्सिटी है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन, संपूर्ण परतंत्रों का योग, पादपों की विविधता, जंतुओं की विविधता, संस्कृत पर्यावरण का योग। तो ये क्या है? संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन और संपूर्ण परतंत्रों का योग है। भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था? आर.एल. सिंह ने, जी.एस. घोषाल ने, अशोक मित्रा ने, ए.बी. मुखर्जी ने? किसने किया था? तो ये किसने किया था भाई? आर.एल. सिंह, जी.एस. घोषाल, अशोक मित्रा, ए.बी. मुखर्जी? बताइए। तो ये थे अशोक मित्रा। कौन थे? अशोक मित्रा। तो इन्होंने विभाजन 5 अवस्थाएं बताई थी। एक औद्योगिक नगर, धार्मिक नगर, प्रशासनिक नगर और गैरिस नगर और नगर माल, ये 5 पार्ट में डिवाइड किए थे। भारत में सर्वाधिक मोटे कोयले का स्तर पाया जाता है झरिया कोयला क्षेत्र में, रानीगंज में, बोकारो में, सिंगरौली में? बताइए। ये जो है सबसे मोटा कोयला का क्षेत्र जो है सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और यहाँ पर और इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ पर 165 मीटर मोटा जो है कोयला पाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD स्थित है शिमला में, हैदराबाद में, देहरादून में, नई दिल्ली में? बताइए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण जो विकास संस्थान है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी, इसका ये मुख्यालय कहाँ पर है? ये हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, सब जानते हैं कि साहित्य के लिए प्रथम नोबेल प्राइज पाने वाले भारत के जाने माने साहित्यकार सुने रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इनको जो है सन 1901 ईस्वी में, हालांकि नोबेल शुरू हुआ था, लेकिन भारत में जो है जैसे 1951, 1953, 1954, 1956, ठीक, तो 1913 में ही भारत रत्न सॉरी माफ़ करिएगा, वो भारत रत्न का सवाल है, नोबेल में चला गया हम। तो ये जो है भारत रत्न जो पहला भारत में मिला है वह 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1954 में ही सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था। एक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, 3 लोगों को दिया गया था। लज्जा पुस्तक लेखक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, तस्लीमा नसरीन, किरण बेदी, अनुभूति राय। तो आप जाने कि बांग्लादेश से निष्कासन भी हुआ था इसी के लिए तस्लीमा नसरीन का। चलिए, भीमसेन जोशी संबंधित हैं, भीमसेन जोशी संबंधित हैं ज्योतिष से, राजनीति से, पर्यावरण से, संगीत से? किससे संबंधित हैं भाई? भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? ये जो है
संगीत से जाने माने संगीतकार रही हैं। 2008 में इनको भारत रत्न भी दिया गया और ये शास्त्रीय संगीत के जाने माने संगीतकार हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले भारतीय अभिनेत्री कौन थी? स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी, मधुबाला। कौन है? ये जो है नरगिस दत्त रही। चीन की संसद जानी जाती है नेशनल असेंबली, नेशनल पीपुल कांग्रेस, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन, द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। तो जो चीन की पार्लियामेंट है इससे हम लोग नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड। तो इसमें थाईलैंड नहीं है। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का इसका मुख्यालय दक्षिण एशिया सार्क जिसे हम लोग बोलते हैं काठमांडू। नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमरसेन, माल्थस, प्रेक्टिसकोनी। तो ये जाने माने भारत के अर्थशास्त्री, कल्याणकारी अर्थशास्त्री, जिन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक, तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री रहे हैं ये, हालांकि प्रेजेंट टाइम भारत में ही रहते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने अमेरिकी पद से त्यागपत्र दे दिया था? बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, में से कोई नहीं। तो यह कौन सा है? रिचर्ड निक्सन। ठीक, जो घोटाले में नाम आने के कारण उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? लंदन हाउस, बकिंघम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, में से कोई नहीं। तो ये जो है क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को बोला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम्स, अब्राहम लिंकन, JF कैनेडी। तो ये प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति वहाँ के हैं जॉर्ज वाशिंगटन, जो 4 जुलाई 1776 को जब आज़ाद हुआ अमेरिका, तो उसमें जो प्रथम राष्ट्रपति बने जॉर्ज वाशिंगटन थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस के संस्थापक कौन थे? GA नटेशन, BP सीतारामैया, रामानंद चटर्जी, HN मित्रा। कौन थे भाई? ये हैं कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संस्थापक GA नटेशन थे। कौन थे? GA नटेशन, अर्थात पहला विकल्प सही है। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और कुछ प्रमुख लोक नृत्य का जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है रामलीला है, नौटंकी है, झूला है, रसेली है, जबकि असम का बिहू है। ठीक है, महाराष्ट्र से नट पूजा है, अब वही साज है। पश्चिम बंगाल के कीर्तन, बाउल, जयकाठी है। महाराष्ट्र का तमाशा, कोली और नटका है। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए। विश्व जनसंख्या दिवस रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन, ये 11 जुलाई 2 बार आ गया भाई, माफ़ करिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर, 5 अगस्त, 5 जुलाई, 5 जून। तो विश्व पर्यावरण हम लोग 5 जून को मनाते हैं। जब 1972 में प्रथम विश्व पर्यावरण कॉन्फ्रेंस आयोजन हुआ, ठीक है, उस समय विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की घोषणा की गई थी। चलिए, तो देखिए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग, 5 अगस्त और 5 जुलाई को कोई भी दिवस नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन को उनके कार्य पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था वर्ष 1925 में, 1930 में, 1935 में। चलिए बताइए, तो ये जो CV रमन को सर 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया था? रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में। प्रथम अणुबम विस्फोट किस नगर में किया गया था? हिरोशिमा, काबुल, लिस्बन, रोम। तो आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1941 को अमेरिका ने सबसे प्रथम हिरोशिमा में और फिर 9 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में
और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में उसने परमाणु बम गिराए थे। भारत में निम्न प्रधानमंत्री में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर आजाद, चौधरी चरण सिंह। चलिए कौन है? यह है चौधरी चरण सिंह, जो कि इंदिरा गांधी के समर्थन से चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ लिया था, जबकि 29 अगस्त 1979 को लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करना था और इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को दिया समर्थन वापस ले लिया था। लोकसभा का सामना करने के बजाय प्रधानमंत्री चरण सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र देकर मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी थी, तो ये वापस आए। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1920 में, 1945 में, 1950 में, 1935 में। तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है और IMF की स्थापना दोनों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 1945 में इन दोनों की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। ठीक, चलिए, हालांकि आपको बता दूं कि विकल्प निकटवर्ती मैंने कर दिया, लेकिन जो IMF है वो 45 में, वर्ल्ड बैंक उसी समय में है, लेकिन 1946 में वो पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया है। ठीक, 1946 में है, तो इसलिए निकटवर्ती ये होगा, लेकिन यह सही आंसर 1946 है। क्या है? 1946। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1967, 1969, 1970, 1971 में। तो देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार ने 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जबकि 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो प्रारंभ में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उनकी कुल पूंजी, जिनकी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा पूंजी थी, उनको बैंकों को राष्ट्रीय बैंक में कन्वर्ट कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, केनन नदी पर, रिहंद बांध पर, टोस नदी पर। यह बांध जो है बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय भाई? 1, 2, 3, 4। चलिए बताइए। तो 4 विश्वविद्यालय हैं केंद्रीय, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ठीक, उसके बाद एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, और एक विमान विश्वविद्यालय जो कि राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। तो इन अगर दोनों को शामिल किया जाए तो 6 हो जाएंगे, हालांकि ये 4 हैं। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई। ये वाराणसी में, कहाँ पर है ये? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR। निम्नलिखित में से कौन से जनपद गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? गागरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। चलिए आप बताइएगा। केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 2, 3। तीन में से कौन नहीं हुआ, ये ध्यान दीजिए। इसमें से कौन सा नहीं हुआ है कोई? इससे न लाभ प्राप्त करने वाला कौन है? आगरा। आगरा नहीं है, तो 1 केवल B और D में है। B और D में तो 2 और 3 ऑलरेडी सही होंगे। अब हाथरस इससे लाभान्वित है, बिल्कुल हाथरस भी इससे लाभान्वित है। ठीक, तो गंगा नहर परियोजना जो कि वर्षा ऋतु में गंगा नदी से पर्याप्त जल लाया जाता है इससे, और इस परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं आपका, जैसे गाजियाबाद है, बुलंदशहर है, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। मार मृदा, तो ये झांसी जिले में पाई जाती है। कैसी होती है मार मृदा? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में 2 व्यापक श्रेणियों में बांटते हैं, एक काली मिट्टी का क्षेत्र, एक लाल मिट्टी का। तो काली मिट्टी को 2 भाग होते हैं, जिनमें पहले भाग को कावड़ मिट्टी बोलते हैं, दूसरे भाग को मार मिट्टी बोलते हैं। तो कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, जबकि जो मार मृदा है वो अच्छी नहीं जानी जाती है। ठीक है,
तो मार मिट्टी भी उर्वर मिट्टी है, लेकिन इसमें व्यापक स्तर खेती नहीं होती है गेहूं की छोड़ करके। यह मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसका भी समय प्रबंधन पैदावार लेने की आवश्यक होता है। मार मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा जिलों में भी पाई जाती है। ये कपास और गेहूँ अच्छी खेती हो सकती है इसमें। ठीक। उत्तर प्रदेश के में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? कनाल है, मालह है, बीघा है, धूर है, क्या है? तो हम लोग बीघे में भूमि का मापन करते हैं, कितना बीघा है ना, जिसमें धूर, बिस्वा, बीघा, ये मूल इकाइयाँ चलती है उत्तर प्रदेश में। सूची 1 को 2 से मिलान करिए, हेक्टेयर भी चलता है। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। चलिए भाई, अब इसमें देखिए क्या झांसी नगर निगम है, नगर पंचायत है, क्षेत्र समिति, नगर पालिका परिषद है, क्या है? चलिए क्लियर करिए, बताइए आप लोग। देखिए झांसी नगर निगम है भाई, झांसी बड़ा शहर है। चलिए एक अफोर हमको मिला, तो एक अफोर तो बी में मिल गया, आंसर निकल गया। मछली शहर क्या है? एक नगर पंचायत है जो कि जौनपुर में स्थित है। टूंडला क्या है? टूंडला यह एक नगर पालिका परिषद है। और सैफई एक क्षेत्र समिति है। उत्तर प्रदेश में लिखे नदियों में किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं? गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। तो गोमती नदी के उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र पीलीभीत जिले से निकलती है। रामगंगा हिमालय क्षेत्र से निकलती है। बेतवा नदी जो कि आपकी इधर बुंदेलखंड के क्षेत्र से आती है, मध्य प्रदेश से। और शारदा नदी, इसे सरयू बोलते हैं, तो शारदा नदी जो है यह भी हिमालय क्षेत्र से आती है। तो इसमें जो 1 और 3 आपका आंसर होगा, क्या होगा? 1 और 3। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। क्या सही है? विचार करिए। चलिए अनुच्छेद 243, चलिए बताइए क्या सही है। देखिए वो नगर का प्रथम नागरिक होता है, ये बात सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी बात सही है। और कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। लेकिन कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक होता है, ये नहीं सही है, क्योंकि यहाँ भी जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके लिए भी जो है लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है, ना कि अकेले वो सब कुछ होता है। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? 1975, 1965, 1985, 1959। देखिए भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी? अगस्त 1975 में। तो इसमें संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई थी। संस्कृति विभाग मतलब कल्चरल प्रोग्राम, ना कि संस्कृत विषय। ठीक है, क्लियर? चला जाए। ग्रामीण नगरी तत्व की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। R.E. मर्फी ने, R.E. डहल ने, P. स्कॉट ने, R.E. डिकिंसन ने। किसने किया था? कमेंट करिए। तो भारतीय नगरी सांतल की जो संकल्पना है 1966 में R.E. डहल ने किया था। R.E. डहल ने किया था। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश विस्तृत है लौह इस्पात उद्योग के लिए, यानी विश्व प्रसिद्ध है। कार निर्माण के लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, किसके लिए जाना जाता है ये? तो ये वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है? फ्रांस में है। फ्लैंडर्स, बेल्जियम, फ्रांस के निकट है बेल्जियम, यहाँ पर ये पाया जाता है। चले आगे बढ़ा जाए। वांगहो नदी गिरती है चिली की खाड़ी में, पीत सागर में, जापान सागर में, दक्षिणी चीन सागर में। तो पीत सागर में गिरती है, जिसे हम लोग येलो सी बोलते हैं, पीला सागर बोलते हैं। ठीक, पीत सागर तो सही है, लेकिन यहीं पर छोटी सी खाड़ी है जिसे हम लोग चिली की खाड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिली की खाड़ी। तो एग्जैक्ट आंसर चिली की खाड़ी हो जाएगा। हालांकि ये दोनों सही होगा। पीत सागर अगर दिया है विकल्प में, चिली की खाड़ी अगर दिया है तो प्राथमिकता इसको देंगे, अगर नहीं है तो पीत सागर को देंगे।
निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है? डरबन, जोहान्सबर्ग, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन। बताइए। तो ये दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है यह बंदरगाह नगर नहीं है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, रासबिहारी बोस ने, गुरदयाल सिंह ने, शाहनवाज सिंह। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए बताइए, आप लोग बताएं, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। आंसर दीजिए। तो ये सुभाष चंद्र बोस हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से आज़ाद हिंद फौज का गठन सितंबर 1942 में किया और दिसंबर 1942 में मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। कर्नाटक युद्ध हुए थे। कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों और डचों के बीच, अंग्रेजों पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेजों मराठों के बीच। तो कर्नाटक का प्रसिद्ध युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध है जिसमें डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर और अंग्रेज के बीच जो है यह लड़ाई चली थी। और इसी कर्नाटक के तृतीय युद्ध में हारने के बाद फ्रांसीसी कंपनी का पतन होना शुरू होता है। बाद में फ्रांसीसी कंपनी चली भी जाती है यहाँ से। ठीक, तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का प्रसिद्ध युद्ध रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? खिलाफत आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से। चलिए, किससे संबंधित नहीं थे महात्मा गांधी? तो देखिए 16 अक्टूबर जब 1905 में भारत का विभाजन हुआ था तो उस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और आपको मालूम है कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आते हैं और उस 1905 के दौर में महात्मा गांधी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। जबकि ये आंदोलन 1905 में है। बाकी सभी आंदोलन में पार्टिसिपेट है महात्मा गांधी का, लेकिन स्वदेशी आंदोलन में नहीं। तो स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में हो रहा था, बंगाल विभाजन के विरोध में, जिसे बाद में देखेंगे आपके 1911 में जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आते हैं तब इस विभाजन को रद्द किया जाता है। ठीक, तो ये स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे। क्लियर? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने सामान्य मूल सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया? हैक्स्टर ने, ओलिन ने, जेकब वाइनर ने, हैबरलर ने। ये किसने किया था? ये किया था ओलिन ने। गिफिन वस्तु के संबंध में कीमत उपभोग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है, वाई अक्ष के समानांतर होगा, दोनों अक्षों के मध्य 45 डिग्री कोण बनाया, किसी एक अक्ष की ओर झुक जाएगा। क्या होता है? ये जो है 124 का डी होता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 92 में, 1995 में, 1917 में, सन 2000 में। तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। तो ये रहा मित्रों आज का चेस सीरीज की श्रृंखला जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो अगर ये चीज़ें पसंद आ रही है तो शेयर करना ना भूलिए। बार बार आपसे मैं कहता हूँ कि शेयर ज़रूर करिए, लोगों को अवगत कराइए, लोगों को लाभ दीजिए। क्योंकि जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी आपके मित्र हैं, जो आपके परिचय में हैं, उनको जोड़िए। तो ये प्रक्रिया जो लगातार अब जारी रहेगी और चैप्टर वाइज जिसको जुड़ना है तो आप पीसीएस प्रीलिम्स सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस वहाँ से भी चल रहा है, सुबह 7 बजे आप देख सकते हैं। तो आज की श्रृंखला फिलहाल यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का एंजॉय कर रहे होंगे। तो यूँ ही एंजॉय करते रहिए, चलते रहिए, कारवां चलता जाएगा, मंजिल मिलती जाएगी, मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।